हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रसिद्ध हिंदी लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी लिटिल ईज़। तो शुरू करें कहानी लिटिल ईज़। क्यों, बाहर कैसे खड़े हो? आते ही मधु ने पूछा। इतनी देर से काम करते करते सिर भन्नाने लगा है, सोचा बाहर की थोड़ी ताज़ी हवा खा लें। एनलार्जमेंट कितने हुए? 20 नेगेटिव हो गए हैं। बस? अरे भाई, वो सारे निपटा कर भी शाम को देने हैं, तुम हवा बाद में खा लेना, पहले एनलार्जमेंट निपटा लो। 4x6 फुट का उसका लिटिल ईज़, और बंद ऐसे कि बाहर की हवा की एक बहुत फीकी लकीर भी उसमें नहीं घुस सकती। उस पर एकदम घुप अंधेरा और दीवारें भी काली पुती हुई। ऊपर से जून से शुरू का दहकता सूरज, और अगर रोशनी करो भी तो जीरो का लाल बल्ब। ऐसा लगता है कि खतरे का संकेत है, रोशनी मत करो। वो एक वकील के घर पैदा हुआ, ऐसा वकील जिसके कोट का कॉलर हमेशा फटा रहता है और जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। फिर भी उन्हें अपना गला साफ सफ़ेद कॉलर से कस लेना पड़ता है। अगर वो किसी मजदूर के घर पैदा हुआ होता तो वो भी खुले आसमान के नीचे पसीने के तालाब में उतराता मजदूरी करता होता। खुला आसमान, स्वच्छंद बहती हवा और उजली धूप देखे उसे जाने कितने साल गुजर गए। उसका दिल फिर उस अंधेरे कमरे को खोलकर अपने को मुक्त करने के लिए तड़प उठा। दरवाजे की सांकल पर उसके हाथ थम गए। उसे याद आया कि अगला महीना जुलाई का है। जुलाई यानी मंजू और मनु और उसके खुद के कॉलेज में दाखिले का महीना। ये तो किस्मत की बात है कि नगर निगम इस वर्ष रानी दुर्गावती के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह कर रहा है, जिसकी वजह से उसे फ़ोटोग्राफी में इतने रुपए मिल जाएंगे कि फ़ीस भरी जा सके। वरना हर जुलाई की तरह ब्याज खोरों को मक्खन लगाना पड़ता, और फिर जब तक रुपए ब्याज पर मिलते तब तक महीने का आखिर आ जाता, और फीस जमा करने की तारीख आगे बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल की कंजूस दया के एहसान का बोझ सारे साल उठाए रहना पड़ता। आंखें ऐसी चकरा रही हैं कि फोकस ठीक से नहीं मिल पा रहा है। सिर है कि दर्द से फटा जा रहा है, लगता है आंखें बाहर निकल आएंगी। एक पल को उसकी तबीयत हुई कि काश सिर वाकई फट जाए और खील खील होकर इस अंधेरे कमरे में बिखर जाए। आंखें ऐसी बाहर निकल पड़ें कि फिर दुनिया की कोई मजबूरी उन्हें वापस उन अथाह गड्ढों में न लौटा सकें। फिर उस अंधेरे कमरे में एनलार्जर की छनती रोशनी से एक चेहरा एनलार्जिंग प्लेट पर चमका। वो चेहरा उसके पिता का था, जिसकी हर झुर्री में आने वाली जुलाई के लिए बेफिक्री तैर रही थी। सारे नेगेटिव निपटा कर उसने जब अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर भी अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि कमरे में अंधेरे की इतनी ठोस चट्टानें इतने समय में उग आई हैं कि दरवाज़ा खोलते ही वे बाहर भी फैल गई हैं। उसका दिल सूरज की उजली रोशनी देखने को तड़प उठा, पर अभी रात घिर आई है। सुबह 3 बजे से फिल्म्स की डेवलपिंग करनी होगी इसी अंधेरे कमरे में बंद होकर, और फिर दिन भर हर एक नेगेटिव का एनलार्जमेंट निकालना होगा, और इस तरह वो फिर सूरज की उजली रोशनी नहीं देख सकेगा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, न जाने कितने युगों तक। लो, तुम्हारे लिए एस्प्रो लाया हूँ, सब हो गए ना? शाबाश विकास, तुम हो बहुत मेहनती, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। चलो, दिन भर तुमने मेहनत की है तो कॉफ़ी पिया है। लौट कर इन्हें 2-3 पानी और धोकर ग्लेज कर लेना, अब तो सुबह ही इन्हें देने जाएंगे। मधु रोज़ उसे सिरदर्द की गोली देता। रोज़ ही उस अंधेरे कमरे में घुसते उसे लगता कि वो गैस चैम्बर है और अभी थोड़ी देर में उसकी इमारत पर एक काला झंडा लहराने लगेगा। मधु जानता है विकास के सिवा उसका काम कोई संभाल भी नहीं सकता। विकास एक उत्कृष्ट दर्जे का फोटोग्राफर है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और कोलाज की कितनी डिमांड है। दुर्गावती समारोह का काम जब निपट जाए तब तुम अपनी आंखें टेस्ट करवा लेना। मुझे भी डार्क रूम में काम करने से पहले सिरदर्द हुआ करता था, मैंने चश्मा बनवा लिया तो फिर कभी नहीं हुआ, मधु ने कहा। डॉक्टर गोयल को दिखवाकर क्या हुआ? उन्होंने उसकी आंखों में जो एट्रोपिन डाला उसकी औसत जितनी होनी चाहिए थी उससे दुगना पड़ गया, और उसका प्यूपिल ऐसा डायलेट हुआ कि 20 दिन बीत गए और अब भी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 10 फुट से कम नहीं हुआ, और अब महंगे इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिए। अगर डॉक्टर गोयल ने एट्रोपिन की पूरी बोतल भी गुस्से में खिड़की के बाहर फेंक दी तो क्या हुआ?
लेकिन इतने महंगे इंजेक्शन वो लगवा ही नहीं सकता। वो अपनी किस्मत को कितना भी क्यों ना कोसे, लेकिन अब क्या हो सकता है। उसका वज़न एकदम नॉर्मल था, 6/6, और डॉक्टर ने बताया था सिर दर्द एक्सर्शन की वजह से होता था। वो क्यों किसी की भी बात मान लेता है। अगर उसने मधु की बात न मानी होती तो, पर किस्मत में अंधेरा जो है, मधु का क्या दोष। रोशनी अब जरा भी बर्दाश्त नहीं होती, सिर फटने लगता है और आंखें जलती हैं और लाल पड़ जाती हैं। इंजेक्शन नहीं लगवा सकते तो हर वक्त डार्क ग्लासेस पहना करो, डॉक्टर गोयल ने कहा। तो क्या वो उजाला भरी आंखों से कभी नहीं देख सकेगा। वो तड़प उठा कि किस्मत ने उसे अंधेरे की उन अथाह खाइयों में ढकेल दिया है जहाँ रोशनी कभी है ही नहीं, और अगर उजाले में निकलो तो आंखों में गहरे रंग के शीशों की पट्टी बांधकर। उसके दिल में कितनी तो फांसें चुभ गईं और एक साथ लड़कने लगीं। जब उसे रुपए मिल गए तो उसने फीसें चुकाकर बाकी बचे रुपयों से एक खूबसूरत धूप का चश्मा खरीद लिया। अच्छा साले, हीरो बनने चले, केके मिला और उसने उसे देखते ही कहा। नहीं केके, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसने कहा। प्रिस्क्राइब किया है तुम्हारा सिर, खरीद लिया तो चलो अच्छा किया, हमारे काम आएगा। स्कूटर पर दिन भर घूमना पड़ता है, बचत रहेगी, केके ने कहा। नहीं केके, चश्मा तो मुझे दिन भर लगाए रखना होगा, आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसने लगभग गिड़गिड़ाती सी आवाज़ में कहा। अच्छा साले, डार्क रूम में गॉगल्स लगा कर इलाजमेंट निकालोगे? भाई वाह, ये तो वही मसल हुई कि नवाब साहब तफरीह को निकले और उनकी बग्घी के घोड़े ने मूली के पत्ते पर अपना खुर रख दिया। फिर बड़ी अदा से हाथ मटका कर केके ने बनावटी छींक मारी और नाटक के संवाद की तर्ज में कहा। उधर घोड़े के खुर का मूली के पत्ते पर पड़ना था कि इधर नवाब साहब को छींक आई। आग छीं, फिर छींक पर छींक, छींक पर छींक कि हुजूर फौरन दौलत खाने वापस लौटे और बिस्तर पर ढेर हो गए। उन्हें नज़ला हो गया। किस कमबख्त को फोटोग्राफी करना है, उसने चिढ़कर गुस्से में कहा। कम से कम 1 साल तो नहीं। ऐसा कहते हुए उसे लगा कि वो भ्रम पाल रहा है। उसे वो तमाम पिता की उधारियों और उनके वापस करने की वायदे खरोचने लगे और वो डर गया। फिर उसे दोनों बहनों मंजू और मन्नू की हर महीने लगने वाली फीस और किताबों का ख्याल हो आया। उसने अपने पपड़ाए होठों पर घबराहट में सूख चुकी जुबान फेरी। ऐश करो ससुरे, मज़े में कॉलेज में पढ़ना और छोकरियों को चश्मे के भीतर से झांकना, केके ने कहा। यह भी इस साल मैसर नहीं है केके, फीस नहीं भर पाए, उसने कहा। फीस नहीं भर पाए? वो ऐसे तमतमाया जैसे उसने उसके पैसों की खयानत की हो। यार, हमें तुम पर बहुत झुंझलाहट होती है, तुम नौकरी क्यों नहीं करते? जब तक तुम्हारा बाप कमाता है तुम्हें क्यों परवाह होने लगी? ये प्राइवेट जगह फोटोग्राफी करना, वो भी घिसी पिटी पद्धति से, ऐसे कब तक नौकरी से बचना चाहते हो? केके ने कहा। सभी जगह नौकरी के साथ पढ़ने देना दो विरुद्ध ध्रुव हैं केके, और नौकरी मिलती ही कहाँ है। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, केके ने कहा। तुम्हें मिल गया खुदा? उसने चिढ़कर पूछा। हमारी तुम्हारी बराबरी? अरे हमने तो मेहनत की है तो इस जगह हैं, तुम में हमारी काबिलियत कहाँ आ सकती है, केके ने कहा। केके नगर निगम में कार्यरत है, भरपूर ऊपरी कमाई है, बल्कि केके ही मधु को बड़े बड़े ऑर्डर दिलवाता है नगर निगम से। तीनों ही साथ पढ़े हैं, बल्कि गहरे मित्र होने का दंभ भी भरते हैं। केके के चाचा राजनीति में गहरा दखल रखते हैं और केके उनका सगा भतीजा और लाडला भी है। सभी जानते हैं केके कैसे नगर निगम में आया। चलो तुम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घुमा लाएं, देखें तो तुम्हारा चश्मुट। केके ने उसका चश्मा ले लिया। स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर उसने आंखें मूंद लीं। रोशनी में उसे नीले दहकते छल्ले नजर आ रहे थे। उसे दिल ही दिल में बहुत कोफ्त होती। अगर केके को धूप के चश्मे का इतना ही शौक़ है तो वो तो एक से एक बेहतरीन चश्मा खरीद सकता है। उसे तो चश्मे की ज़रूरत है, शौक़ नहीं। रोशनी उसके लिए नहीं है, और चूँकि जीने के लिए आंखें खुली रखना निहायत ज़रूरी है, इसलिए वो अभिशप्त है, आंखों पर स्याह पर्दा डाले रहने के लिए। पर अब वो क्या करे जब राहु ने उसके दिन को डस लिया है। बेचारे को धूप में स्कूटर चलानी पड़ती है, चश्मा वो उसे कैसे दे सकता है? हाँ, वो केके से बोल नहीं पाता, क्योंकि अक्सर उसे केके से रुपए उधार मिल जाते हैं। जब उसके पिता शहर के अस्पताल में भर्ती थे तब भी केके ने उसे भारी मदद की थी। लेकिन केके जानता है
कि उसे कब मधु से रुपए मिलने वाले हैं। उसी दिन वो आ जाता है और रुपए वसूल लेता है। कभी कभी केके सारे रुपए झटक लेता है और हिसाब खत्म हुए 2-4 महीने निकल जाते हैं, फिर भी वो वसूलता रहता है। कहता है, किसी ब्याजखोर से रुपया उधार लेते तब पता चलता बच्चू। कभी कभी तो उसे केके पर इतना गुस्सा आता है कि जी चाहने लगता है कि उसकी हत्या कर दे। फिर सोचता कि उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, भला ये भी कोई बात हुई कि उसका चश्मा आप नागपुर ले गए और भूल जाएं। वो रोज़ केके के घर जाता कि उसका चश्मा शायद आज उसने मंगवा लिया हो। पूछने की हिम्मत नहीं होती, डर रहता कि कहीं ना कह दे। जितनी देर बैठता घबराहट होती रहती और कभी गुदगुदी भी कि अब केके चश्मा निकाल कर सामने रख देगा। पर केके बाहर निकलने के लिए सजता संवरता रहता और चश्मे की बात ही नहीं होती। लौटते वक्त पूरे रास्ते वो उसकी हत्या करने के नए तरीकों पर नए नए ढंग से सपने संजोते रहता और घर आकर अपनी मजबूरी का एहसास करके उसे रोना आ जाता। कितनी बार वो मधु से कह चुका था, अब छोड़ो ये पुराने तौर तरीके फ़ोटोग्राफी के, देखो शहर में कंप्यूटर पर फोटोग्राफी होने लगी है, सब कुछ सहज सरल हो गया है। तब मधु कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, आधुनिक लैब में 1 लाख रुपए लग जाएंगे साले, तुम लाओ ना कहीं से। साहबजादे अब महलों में रहने का ख्वाब देखने लगे हैं। तुम्हें तो गिरवी भी रखे विकास तो कोई 5,000 भी न दे। व्यंग से मधु हंस पड़ता। वो जानता है तथा सभी उसके साथ के लड़के जानते हैं कि विकास की बुद्धि पढ़ाई में सारा काम करते हुए उसकी भारी सफलता के आगे केके मधु क्या, कस्बे के सारे युवा उसके पीछे हैं। स्वयं उसके प्रिंसिपल ने उसकी प्रतिभा के समक्ष मुग्ध होकर कहा था कि सिर्फ कुछ महीने इसे तसल्ली से पढ़ने को मिल जाए तो ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अव्वल आ सकता है। लेकिन विकास की किस्मत, थके बूढ़े बीमार पिता, 2 बहनें और बरसों से सारा दुख सहती माँ की बूढ़ी होती काया, क्या विकास को देखकर माँ की आंखों में सपने नहीं तैरते होंगे। लगभग 1 महीने के बाद उसका चश्मा वापस आया। केके के ड्रेसिंग टेबल पर अपना चश्मा देखकर वो खिल उठा, पर केके ने उसे चश्मा दिया नहीं। कहने लगा कि विकास से ज़्यादा उसे चश्मे की ज़रूरत है क्योंकि वह स्कूटर पर रहता है। केके ने उसे घर बंद करने को कहा और स्वयं बाहर आकर स्कूटर निकालने लगा। मौके का फ़ायदा उठाकर उसने चश्मा जेब में रख लिया। घर आते उसे चश्मे को साबुन से धोया। शीशे पर तमाम जगह खराशें पड़ गई थीं। वो बच्चों की तरह प्यार से उसे जी भर देखता रहा। कितनी तो देर वो पहले उसे आईने में अपनी शक्ल निहारता रहा। माँ ने कहा भी कि रात को आईना नहीं देखा करते, पर उसने सुना ही कब। दूसरे दिन उसे केके दिखा तो उसने चोर की तरह फुर्ती से चश्मा उतार कर जेब में छुपा लिया। उसे केके अपने अकाउंट्स वगैरह करवाने अपने घर ले गया। अक्सर अकाउंट्स के रजिस्टर वो पूरे कर देता था। पीछे बैठकर भी उसने चश्मा नहीं पहना। केके स्कूटर चलाता रहा, लेकिन वो समझ गया कि चश्मा उसके पास है। उसने पूछा भी तो कह दिया कि घर पर है। उसे खुशी हुई कि चश्मा जेब में है और उसने केके को दिया नहीं। स्कूटर से उतरते ही उसने अपने हाथ जेब में डाल लिए कि कहीं चश्मे की आकृति केके को न दिख जाए, और हाथ डालते उसका दिल धक से हो गया। शरीर में ठंडी सिहरन तैर गई, चेहरा भग पड़ गया। क्या हुआ? केके ने उसके सफ़ेद पड़ते हुए चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं, उसने लगभग कराहा कर कहा। चश्मा गिर चुका था। उसने चाहा कि वापस लौटकर उसे ढूंढे। रास्ते में शायद अब भी पड़ा हो, पर जाने का कोई भरोसेदार बहाना वो केके के सामने नहीं रख पाया और मजबूर होकर अपना हाथ मलता रह गया। असली बात बता सकने लायक हिम्मत भी नहीं बटोर पाया। उसे ज़बरदस्त घबराहट महसूस होने लगी। उसने अचानक तय कर लिया कि वो आज से ही फिर मधु के पास ओवरटाइम काम करने लगेगा और कान्हा फेस्टिवल का वो काम भी लेगा जो उसने मधु को आंखों के कारण करने से मना किया था, और फिर धीरे धीरे महंगे वाले वे इंजेक्शन लगवा ही लेगा ताकि उसे चश्मा दोबारा ना खरीदना पड़े। उसने बड़ी आत्मतुष्टि से मन में कहा, रोशनी देखने के लिए अंधेरों को पहनना कितना अहम है। और उसका दिल अपनी उस लिटिल ईज में बंद हो जाने के लिए बेचैन हो उठा। वो अचानक एकदम बुझ गया। एक प्रश्न उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट करने लगा। उसे अपनी उस लिटिल ईज में समाने के लिए आँखों को कब तक आराम देना होगा? कितने युग? अभी आप सुन रहे थे
प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी लिटिल ईज। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।